एनवायरनमेंट के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मण जी से अनुरोध है कि लक्ष्मण जी पीपीटी लगाएं। आज हम एनवायरनमेंट में लेक्चर 7 शुरू करते हैं। लेक्चर 7 जो हम सिलेबस से परिचित करा दें कि लेक्चर 7 का सिलेबस क्या है और हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले हमें पढ़ना है परिचय हरित गैस का, ग्रीन हाउस गैसेस का परिचय पढ़ना है। दूसरा हमें आईपीसीसी और यूएनएफसीसी पर चर्चा करना है। आप इसको टिक करते जाइए लक्ष्मण जी, फर्स्ट सेकंड करके। और तीसरा जो हमें पढ़ना है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है, उस पर हमें चर्चा करनी है। चौथा हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों को समझना है। पांचवा हमें जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन, अनुकूलन, शमन कैसे करना, उसको समझना है। छठा है भारत में इसका क्या प्रभाव है, उसको पढ़ना है। सातवां है मौलिक संकल्पनाएं, इसको समझना है। आठवां कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नौवां है कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग मतलब व्यापार होता है, क्या होता है उसको पढ़ेंगे। 10वां पढ़ेंगे कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं, उसको देखेंगे। 11वां हम देखेंगे कार्बन स्पेस क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। 12वां टॉपिक हम लेंगे ग्रीन इकोनॉमी को लेंगे। और 13वां टॉपिक हम लेंगे ग्रीन फाइनेंसिंग को लेंगे। इस लेक्चर 7 में हमें 13 टॉपिक के बारे में जानना है, 13 टॉपिक का हमें अध्ययन करना है। अब हम पीपीटी सेकंड लगाइए लक्ष्मण जी, हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। इसको क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन को दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम पढ़ते हैं क्लाइमेट और दूसरे हिस्से में हम पढ़ते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ना है हमें? फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा है सॉइल पॉल्यूशन, चौथा है नॉइज पॉल्यूशन और पांचवा है ई पॉल्यूशन मतलब ई कचरा। अब हम क्लाइमेट चेंज में क्या क्या पढ़ना है, अब हम इस पे आते हैं। पीपीटी को ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी, पीपीटी को ऊपर कीजिए। हाँ, क्लाइमेट चेंज में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम इस पे आते हैं। पहला जो क्लाइमेट चेंज में हमें पढ़ना है वो है जलवायु क्या है, इसको अंडरलाइन कीजिए लक्ष्मण जी। क्लाइमेट चेंज में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले जलवायु क्या है उसको देखना है। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है इसको देखना है, इसके कारण देखने हैं, इसका प्रभाव इम्पैक्ट देखना है और इसका प्रबंधन मैनेजमेंट को देखना है। अब सबसे पहले हम आते हैं जलवायु क्या है। जरा जलवायु क्या है आप जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जलवायु को समझने से पहले हम मौसम को समझते हैं। हम अक्सर आपस में बात करते हुए सुनते हैं कि आज का मौसम बहुत ठंडा है, या हम सुनते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है। आज का मौसम, आप जब एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो मौसम के बारे में चर्चा करते हैं और मौसम दिन प्रतिदिन बदलने वाली स्थिति होती है। या 2-4 घंटे में आज वर्षा हो रही है तो कभी ठंडक हो जाएगी, कभी धूप निकल आती है, तो हम इसे मौसम कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम बड़ा सुहावना है।
तो मौसम, अगर मौसम के बारे में यदि कोई कहे तो मौसम किसे कहते हैं, तो आप कहोगे मौसम दिन प्रतिदिन का वातावरण में होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। परंतु हमें यहाँ मौसम नहीं, हमें यहाँ जलवायु को समझना है। तो जलवायु को हम कैसे समझेंगे? जलवायु को ऐसे समझेंगे कि जो 35 वर्ष का मौसम का औसत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 35 साल के मौसम के औसत को जलवायु कहा जाता है। फिर से समझे आप, जो 35 वर्षों का जो मौसम है, पिछले 35 वर्षों का जो मौसम है, उस मौसम के औसत को जलवायु कहा जाता है। आप इसको लिख लें, अगर आपको ना वैसे मैंने एरो के माध्यम से समझाया है कि 35 वर्ष का मौसम, उसका औसत जलवायु कहलाता है। आप इस चीज को लिख लें कि 35 वर्षों के मौसम के औसत का अध्ययन जलवायु कहलाता है। अब मेरे ख्याल से आप जलवायु समझ गए होंगे। जहां जलवायु का जिक्र आए तो आपको ये कहना है कि पिछले 35 साल के मौसम के औसत का अध्ययन जलवायु कहलाता है। इसकी परिभाषा जो किताबों में लिखी होती है, परिभाषा वो भी देख लेते हैं। किताबों में जो परिभाषा दी गई है वो है, वायुमंडलीय कारकों की दीर्घकालिक व्यवस्था को ज्वालामुखी कहते हैं, पर जलवायु कहते हैं। इसको अंडरलाइन करें। जो किताब में परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि वायुमंडलीय कारकों की दीर्घकालिक व्यवस्था को जलवायु कहते हैं। और आपको मस्तिष्क में परमानेंट स्मृति में चला जाए तो आप कहोगे कि 35 वर्षों के मौसम के औसत का अध्ययन जलवायु कहलाता है। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। पीपीटी पर मैंने 2-3 शब्द लिखे हैं। पहला लिखा है क्लाइमेट चेंज नॉट इक्वल टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका अर्थ है कि क्लाइमेट चेंज के बराबर ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो सकता, या क्लाइमेट चेंज जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहते। ये स्टेटमेंट हमेशा आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट चेंज नॉट इक्वल टू ग्लोबल वार्मिंग। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को मैंने एक चित्र के माध्यम से समझाया है, वो चित्र को अंडरलाइन आप कीजिए। मैंने क्लाइमेट चेंज के अंदर ही ग्लोबल वार्मिंग का एरो बनाया है। ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का संबंध है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कंसेप्ट है। क्लाइमेट चेंज के अंदर ही एक छोटी स्थिति ग्लोबल वार्मिंग की होती है, आप इसको ध्यान रखिए। यूपीएससी या पीएससी के पेपर्स में घुमाने के लिए, बात को घुमाने के लिए पूछा जाता है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का ही एक हिस्सा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, अब हम इसको चित्र के माध्यम से ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी। बहुत बढ़िया। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल कूलिंग भी आता है, अंडरलाइन करते जाइए। ग्लोबल कूलिंग भी आता है, ग्लोबल टाइमिंग भी आता है, ओशियन एसिडिफिकेशन भी आता है, ओशियन एसिडिफिकेशन भी आता है, ग्लोबल वार्मिंग भी आता है, और चेंज इन रेनफॉल पैटर्न भी आता है। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न यानी वर्षा के पैटर्न की स्थिति बदलना भी आती है, और चेंज इन वाइंड पैटर्न यानी हवाओं की स्थिति में बदलाव भी आता है, और चेंज इन अदर फैक्टर भी आते हैं। अब आप समझ रहे होंगे
कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा कंसेप्ट है। क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल कूलिंग भी आता है, ग्लोबल डाइविंग भी आता है, ओशियन एसिडिफिकेशन भी आता है, ग्लोबल वार्मिंग भी आता है, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न भी आता है, चेंज इन वाइंड पैटर्न भी आता है, और चेंज इन अदर फैक्टर भी आते हैं। इन सब को हम क्लाइमेट चेंज की संज्ञा देते हैं। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है, अर्थात क्लाइमेट चेंज नॉट इक्वल टू ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बराबर नहीं है, ये बात इससे सिद्ध हो जाती है। स्टूडेंट्स कृपया ध्यान से इस नक्शे को देखें, इसको पढ़ें, इसको समझें। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप सिर्फ इसको लेक्चर को सुन भर लें तो सारे क्वेश्चन के आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या है? उसके क्लाइमेट चेंज के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला है प्राकृतिक नेचुरल कारण, प्राकृतिक या नेचुरल कारण, और दूसरा है ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक कारण। इसको हिंदी में मानवीय कारण कहते हैं। क्लाइमेट चेंज के दो कारण हैं, प्राकृतिक या नेचुरल कारण और ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक मानवीय कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी अगली पीपीटी लगाइए। सबसे पहले हम प्राकृतिक कारण को समझते हैं। प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं इसको समझते हैं, और मैं यहाँ तो हम विस्तार से समझा रहे हैं, वहां से तो ऑप्शन आएंगे कि क्लाइमेट चेंज के प्राकृतिक कारणों में से शामिल है निम्न, तो आपको सिर्फ उनके नाम याद होने चाहिए। पहला जो कारण है प्राकृतिक कारण, वो है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट होता है कक्ष। अब इसको मैंने दो तरीके से समझाने की कोशिश की है। जैसे अर्थ एक समय एफ लाइन होता है, जो अर्थ जो है जो सूर्य के चक्कर लगाती है, जो सूर्य के चारों ओर जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी की दो गतियां हमें प्राप्त होती हैं। एक होती है एफ लाइन गति और दूसरी होती है पेरीहेलाइन गति। एपिलाइन में क्या होता है? एपिलाइन एक मैक्सिमम डिस्टेंस को बताती है। एपिलाइन जो गति होती है यह अधिकतम दूरी को बताती है। किसके बीच अधिकतम दूरी? सूर्य और अर्थ के बीच, सन एंड अर्थ के बीच की अधिकतम दूरी को यह बताती है। तो जब दूरी अधिकतम होगी तो जो हीट जो है कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। जब दूरी अधिकतम होगी तो हीट कम होगा, यानी जब दूरी अधिकतम होगी तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा कम पहुंचेगी, जिससे टेम्परेचर भी कम होगा। अर्थात एपिलाइन जो है वो यह दर्शाता है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम है, इसके कारण हीट कम पहुंच रहा है, टेम्परेचर कम होगा। अब पेरीहेलाइन में मिनिमम डिस्टेंस को प्रदर्शित होता है। यह जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो सूर्य और अर्थ की होती है। पेरीहेलाइन में मिनिमम डिस्टेंस होती है सूर्य और अर्थ की। जब मिनिमम डिस्टेंस होगी तो हीट अधिक होगा और टेम्परेचर भी अधिक होगा। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। लक्ष्मण जी ऊपर कीजिए, पीपीटी को ऊपर कीजिए। लक्ष्मण जी पीपीटी ऊपर कीजिए, हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। लक्ष्मण जी पीपीटी ऊपर कीजिए। जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी ऊपर करते हैं हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। हम
जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है उसके प्राकृतिक कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। प्राकृतिक कारणों में जो पहला कारण है वो है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। बस इसमें हम ये दर्शा रहे हैं कि सूर्य से और पृथ्वी की दूरी जहां अधिक होगी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी जहां अधिक होगी तो वहां एस्पेलाइन होगा, और जहां सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम होगी वहां पेरीहेलाइन होगा। चित्र है देखिए, सन बना हुआ है बीचों बीच, और एक एरो सूर्य और पृथ्वी के कम दूरी को दर्शाता है और दूसरा एरो अधिक दूरी को दर्शाता है। आप थोड़ा सा लक्ष्मण जी थोड़ा सा एरो बनाइए, सन से एक अर्थ में दूरी अधिक है और दूसरा सन से अर्थ में दूरी कम है। यहाँ दूरी ये सन है और नीचे एक अर्थ है और ऊपर भी अर्थ, ये दूरी अधिक है और ये दूरी कम है। जो दूरी अधिक है, जो मैक्सिमम दूरी को दर्शा रहा है ऊपर वाला एरो, इसको हम एस्पेलाइन बोलेंगे। अर्थात सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर हीट कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, और पेरीहेलाइन में सूर्य से दूरी कम होने के कारण हीट अधिक होगी, टेम्परेचर अधिक होगा। अर्थात यह एक प्राकृतिक कारण है। जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होती है तो टेम्परेचर कम, जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है तो टेम्परेचर अधिक होता है, और यह भी क्लाइमेट चेंज का एक प्राकृतिक कारण है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है रोटेशन ऑफ अर्थ इट्स एक्सिस, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक प्राकृतिक कारण है। देखिए, सन से जब किरणें जाती हैं तो पृथ्वी अपने जब अक्ष पर घूमती है तो एक तो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोलते हैं, और दूसरा होता है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं यानी मकर रेखा बोलती हैं। जब सूर्य कर्क रेखा के नजदीक होता है तो टेम्परेचर अधिक होता है, और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो तुलनात्मक रूप से टेम्परेचर कम होता है। तो वही स्थिति पड़ती है, अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो ग्लोबल वार्मिंग अधिक, टेम्परेचर कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। अगली पीपीटी लगाइए। देखिए, इसको भी हमने एक चित्र के माध्यम से समझाया है। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो कैसी स्थिति बनेगी, और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तब कैसी स्थिति बनेगी, और जब 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तब अधिक गर्मी होगी। तो इसको मैंने बताने की कोशिश की है। तीसरा जो प्राकृतिक कारण है वो है बबल रोटेशन ऑफ अर्थ। बबल रोटेशन ऑफ अर्थ, सिर्फ इसको कारण को ध्यान रखिए, यह भी क्लाइमेट चेंज का एक प्राकृतिक कारण है, इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे। चौथा जो कारण है वो है सोलर किरणें, सन स्पॉट्स। इसके दो सब कारण हैं, दो सन स्पॉट है और फ्लैश है। सन स्पॉट और फ्लैश, इसको भी हमें याद रखना है, यह भी क्लाइमेट चेंज का प्राकृतिक कारण है। अगला है ज्वालामुखीता, वोल्केनिज्म। जब ज्वालामुखी आएगा तो कई प्रकार की गैसें निकलेंगी, जिसमें H2O, CO2, सल्फर S और नाइट्रेट, इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये गैसें जब ज्वालामुखी आता है तो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तो यह भी एक प्राकृतिक कारण है। ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी स्लाइड को। हाँ, अगला जो कारण है प्राकृतिक कारण SWR है। SWR का अर्थ होता है शॉर्ट वाइंड रेज, सूर्य से आने वाली लघु तरंगें। अब जो सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगें हैं वो इस तरह से आ रही हैं, वो जो लघु तरंगें हैं वो वापस
परावर्तित होकर वायुमंडल में नहीं जा पाती हैं, इसको मैंने चित्र के माध्यम से भी समझाया, वो पुनः वापस आ जाती हैं, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो ये कारण है SWR, शॉर्ट वेव रेज। अगली पीपीटी लगाइए। क्लाउड्स मतलब बादल। बादल 3 प्रकार के होते हैं, एक लो लेवल क्लाउड होता है, एक मिडिल लेवल क्लाउड होता है और एक हाई लेवल क्लाउड। जो अधिक ऊंचाई पर बनते हैं उनको हाई लेवल क्लाउड्स बोलते हैं, जो कम ऊंचाई पर बनते हैं उनको लो लेवल क्लाउड्स बोलते हैं, और जो मिडिल लेवल, जो मध्यम स्तरीय बादल होते हैं उनको मिडिल लेवल क्लाउड्स बोलते हैं। अब जो हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं वो तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं, तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं। इसको और नीचे कीजिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं। लक्ष्मण जी इसको नीचे कीजिए स्लाइड को। एक चित्र के माध्यम से मैंने क्लाउड को समझाया है। आप इस चित्र को, इसको अभी हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, पहले आप लोग स्वयं इसको समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ इतना समझना है, क्लाउड्स भी एक प्राकृतिक कारण है क्लाइमेट चेंज का। मैंने नोट में लिखा है कपासी वर्षी बादल, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं क्या लक्ष्मण जी? कपासी वर्षी बादल नोट में 2 किलोमीटर के नीचे बनता है एवं हाई लेवल क्लाउड 6 किलोमीटर के ऊपर बनते हैं। इसका अर्थ ये है, जो हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं जो आसमान में 6 किलोमीटर ऊपर बनते हैं, वह ही क्लाइमेट चेंज का कारण होते हैं। ये अभी तक हमने ये जो कारण पढ़े वो हमने प्राकृतिक कारण पढ़े। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि उसमें से ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज के क्लाइमेट चेंज में बढ़ाने के प्राकृतिक कारण कौन से। मैं एक बार उनका फिर से नाम ले देता हूँ। पहला नाम है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, दूसरा है रोटेशन ऑफ अर्थ इट्स एक्सिस, तीसरा है बबल रोटेशन ऑफ अर्थ, चौथा है सोलर, पांचवा है वॉल्केनिटी और छठवां है SWR और सातवां है क्लाउड्स। क्लाउड्स में हाई लेवल क्लाउड टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्लाइमेट चेंज क्या है, जलवायु क्या है, क्लाइमेट चेंज के जो प्राकृतिक कारण है वो कौन कौन से, ये पूछा जाएगा। अब हम अगली स्लाइड लगाइए लक्ष्मण जी। अगली स्लाइड लगाइए। अब हम आएंगे कि क्लाइमेट चेंज के मानवीय कारण कौन कौन से हैं, जिसमें कि मनुष्य का योगदान है क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में। हम अब उसको पढ़ते हैं। पहला मानवीय कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी निर्वनीकरण, वनों को काटना। मानव अपने मानव जो अपने लालच के लिए, अपने संसाधन बढ़ाने के लिए, अपने उपभोक्ता जीवन के लिए वनों को काट रहा है, यह मानवीय कारण है। दूसरा है एग्रीकल्चर, कृषि करना भी क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने का कारण है। जैसे कि हम जब कृषि जुताई करते हैं, जब सॉइल की जुताई होती है तो मिट्टी लूज होती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, कार्बनिक मटेरियल लूज होते हैं। जब लूज होते हैं तो उसमें से CO2 निर्मुक्त होती है। CO2 जब निकलती है तो यह भी क्लाइमेट चेंज यानी तापमान को बढ़ाती है।
अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज का मानवीय कारण एग्रीकल्चर है तो आप उसको टिक करेंगे हाँ है। सोना पानी। क्लाइमेट चेंज का तीसरा कारण जो मानवीय कारण है वो पशुपालन है। पशुपालन आपने देखा होगा, बहुत से पशु जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब जुगाली जब करते हैं तो जुगाली करते समय मीथेन गैस निकलती है, CH4 जिसे कहते हैं। और यह जो मीथेन गैस होती है वो भी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, ये तीन तो मानवीय कारण हो गए जो क्लाइमेट चेंज के मानवीय कारण हैं। अब हम ये समझेंगे कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस जो गैसें कौन कौन सी हैं और वो ग्रीन हाउस गैस का निष्पादन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हमने जलवायु को पढ़ा, फिर हमने देखा कि जो तापमान को बढ़ाने वाले एक तो प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं और मानवीय कारण कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसों को। ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो कहाँ कहाँ से उनके स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से निकलने के लिए उनके स्रोत कौन कौन से हैं। पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैस में। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस है CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। CO2 का जो स्रोत है वो कौन कौन सा है, ये स्रोत आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और जब यह मैं लेक्चर समाप्त करूंगा तो आपसे पूछूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत कौन कौन है। तो पहला है एग्रीकल्चर। कृषि करना एक कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत है, जो हम पहले समझ चुके हैं कि कृषि जब हम करेंगे तो जुताई होगी तो मिट्टी लूज होगी, भुरभुरी होगी और मिट्टी के अंदर CO2 पाई जाती है, तो CO2 रिलीज होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत है। दूसरा है मोटर। मोटर वाहनों का जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो ये CO2 का स्रोत है कि कहाँ से निकल रही है। तीसरा है इंडस्ट्री। ये अंडरलाइन करते जाइए लक्ष्मण जी, ये दिखने में आपको बहुत सरल सरल लग रहे हैं परंतु इनसे क्वेश्चन UPSC में बनते हैं। एग्रीकल्चर पहला, CO2 का जो स्रोत है पहला एग्रीकल्चर है, दूसरा है मोटर वाहन है, तीसरा इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, और चौथा है डिफॉरेस्टेशन है। निर्वनीकरण यानी जंगल को काटना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। जंगल को काटने से कैसे होगी, जब जंगल ही कट जाएंगे तो पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत कौन कौन से हैं तो आप बता देंगे एग्रीकल्चर, मोटर, इंडस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ये भी पूछा जा सकता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। अब आते हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड पर। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनके स्रोत एग्रीकल्चर, टिक लगाते जाइए, इनके स्रोत भी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और मोटर व्हीकल है। नाइट्रस ऑक्साइड का स्रोत भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल है। अब आते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड। यह भी ग्रीन हाउस गैस है। इसका स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। जब जीवाश्म का अपूर्ण दहन होता है, जैसे टायर का जलाना, तो टायर का जलाना है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन जो होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये ग्रीन हाउस गैस है और यह एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं। अगली PPT लगाइए। O3 को ओजोन गैस बोलते हैं। यह भी ओजोन या O3, यह भी कार्बन ग्रीन हाउस गैस है।
ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और O3 का जो स्रोत है, पहले तो इसका केमिकल बॉन्ड पढ़ ले। O2 प्लस O के जोड़ने से O3 बनते हैं। O3 जब समताप मंडल में होता है तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है, और जब यही ओजोन समताप मंडल के नीचे आता है तो यह पॉल्यूशन करता है, अर्थात टेम्परेचर को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करता है। और अब ग्रीन मतलब O3 ओजोन दो प्रकार, एक तो हानिकारक है और एक लाभदायक है। लाभदायक जब यह ओजोन मंडल में होता है तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों को परावर्तित कर देता है, वह उस कंडीशन में तो यह लाभदायक है। और जब यह समताप मंडल के नीचे आता है तो यह पॉल्यूशन, क्लाइमेट पॉल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। अतः O3 भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अब हम अगली ग्रीन हाउस गैस, पांचवी ग्रीन हाउस गैस पर आते हैं। उसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसको बदलकर अब CFC को समाप्त करके HFC किया गया है, उसको भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। CFC मुख्य रूप से फ्रिज, AC में से यह गैस निकलती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। अब अगली गैस जो ग्रीन हाउस गैस है वो है मीथेन, CH4। CH4 जो निकलती है वो है पशुओं की जुगाली करने से निकलती है, कचरों की सड़न से निकलती है, और धान की खेती से निकलती है। वेटलैंड, जो वेटलैंड होते हैं वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CH4 होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, वेटलैंड में भी मैंने इसको पढ़ाया था। जो CH4, इसको ऊपर कर दीजिए, जो CH4 की वार्मिंग प्रोटेक्शन है, तापन क्षमता जो है CO2 की तुलना में 28 गुना अधिक है। जैसे CO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस है, परंतु CH4 जो गैस है वो 28 गुना अधिक घातक है CO2 की तुलना में। और अब हम पढ़ रहे हैं SF6। SF6 का जो फुल फॉर्म है आप लिख लें, मैं लिख नहीं पाया हूं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6 को बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, जो यह 3200 वर्ष तक वायुमंडल में बनी रहती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, और अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी, अगली पीपीटी लगाइए। अगली गैस है CFC, पर फ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। C से है पर, PER पर, F से है फ्लोरो, FLURO, फ्लोरो, और C से है कार्बन, CARBAN, कार्बन। एक गैस जो है सेमीकंडक्टर्स होती है, एक गैस सेमीकंडक्टर्स होती है। ये जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें हैं, यह भी जो ग्रीन हाउस गैस भी है जो टेम्परेचर को बढ़ाती है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ाती है। अब अन्य कारण देखते हैं। अन्य कारण में 3 अन्य कारण हैं। एक तो अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण जो हो रहा है, एक कारण वायुमंडल के जो शहरीकरण भी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण भी क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में, क्लाइमेट तापमान को बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है। ये दोनों कारण से अर्बनाइजेशन
शहरीकरण और औद्योगिकरण से निर्वनीकरण हो रहा है, जंगल कट रहे हैं तभी तो शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। तो उसमें जो पदार्थ जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो हो रहा है वो असफाल्ट और प्लस कंक्रीट से हम जो जमीन को ढक रहे हैं, जिससे कि उनकी अवशोषक क्षमता, टेम्परेचर को अवशोषित करने की क्षमता खत्म हो जाती है और अवशोषित करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अन्य कारण मैं पढ़ा रहा हूँ, अन्य में दो कारण पर चर्चा हुई है, शहरीकरण और औद्योगिकरण। शहरीकरण को अर्बनाइजेशन बोलते हैं, औद्योगिकरण को इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, और यह दोनों ही निर्वनीकरण से संबंधित हैं। और जब ये दोनों कारण होते हैं तो जमीन में हम असफाल्ट और कंक्रीट से जमीन को ढक देते हैं, और जमीन को जब ढक देते हैं तो उसकी जो अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है सूर्य की किरणों को, और वह परावर्तित कर देती है, सूर्य की किरणें अवशोषित होना कम हो जाती हैं। तो टेम्परेचर बढ़ता है। तीसरा है बढ़ती हुई गाड़ियां। तीसरा कारण है, अन्य कारण में थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए लक्ष्मण जी, थोड़ा सा ऊपर कीजिए पीपीटी को। हाँ, बढ़ती हुई गाड़ियों में GHG ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, और ग्रीन हाउस गैसों की हम चर्चा कर चुके हैं, और धूल कण साथ में होते हैं वही भी निकलते हैं। आज का ये लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त होता है, और हम अब आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के पहले एक रिवाइजन मैं कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हम जो पढ़ रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को पढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं, हमने ये जाना। क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, तो मैंने आपको बताया कि 35 वर्षों के मौसम के औसत अध्ययन को जलवायु कहते हैं। फिर मैंने आपसे चर्चा की थी कि क्लाइमेट चेंज नॉट इक्वल टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका अर्थ होता है कि जो जलवायु परिवर्तन है ग्लोबल वार्मिंग के समान नहीं है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ही एक क्रिया है। फिर मैंने आपको बताया था क्लाइमेट चेंज का विस्तार बहुत बड़ा है। क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्लोबल कूलिंग आती है, ग्लोबल डाइमिंग आती है, ओशियन एडिफिकेशन आती है, ग्लोबल वार्मिंग भी उसी में शामिल है, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न भी उसमें शामिल है, चेंज इन वाइंड पैटर्न भी उसमें शामिल है, चेंज इन अदर फैक्टर भी शामिल है। फिर हमने चर्चा की क्लाइमेट चेंज के कारणों पर। दो प्रकार के कारण हैं, पहला है प्राकृतिक कारण, नेचुरल फैक्टर, और दूसरा है ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक, मानवीय कारण। फिर हमने प्राकृतिक कारणों पर चर्चा की। प्राकृतिक कारण में सबसे पहला कारण हमने जो लिया वो है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन ऑर्बिट कट। इसमें मेरे द्वारा समझाया गया कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो वहां पर हीट कम होएगी, टेम्परेचर कम होगा। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी नजदीक होंगे तो हीट अधिक होगी, टेम्परेचर भी अधिक होगा। दूसरा प्राकृतिक कारण रोटेशन ऑफ अर्थ इट्स एक्सिस को हमने समझा। इसमें हमने समझा कि सूर्य जब 23 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेगा उसकी किरणें, और टॉप 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेंगी तो क्या स्थिति होगी। तीसरा हमने वर्ल्ड रोटेशन ऑफ अर्थ को समझा नहीं, सिर्फ इसका हमने बताया कि यह भी प्राकृतिक कारण है क्लाइमेट चेंज का। चौथा हमने सोलर विकिरण को समझा। फिर हमने समझा वोल्केनिज्म को, ज्वालामुखीता को समझा। इसमें गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी में, वो निकलती है H2, CO2, सल्फर, नाइट्रस। फिर हमने शॉर्ट वेव रेस को समझा।
फिर उसके बाद हमने क्लाउड्स को समझा। हमने ये समझा कि हाई लेवल क्लाउड तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं, और हमने यह भी बताया हाउ लेवल क्लाउड 6 किलोमीटर से ऊपर बनते हैं। फिर उसके पश्चात प्राकृतिक कारणों का अध्ययन करने के पश्चात हम मानवीय कारणों पर आए। मानवीय कारणों में हमने डिफॉरेस्टेशन निर्वनीकरण को समझा। फिर हमने एग्रीकल्चर को समझा कि जुताई के माध्यम से मिट्टी उर्वरी होती है तो CO2 का उत्सर्जन होता है। हमने पशुपालन को समझा, कई जीव जुगाली करते हैं और उनसे CH4 इमिशन जैसी होती है। फिर हमने ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं उनको समझा। सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्रोत है वो हमने एग्रीकल्चर, मोटर व्हीकल, इंडस्ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन के बारे में चर्चा की। इसी तरह हमने नाइट्रस ऑक्साइड NCO को लिया। इसको भी हमने, इसके जो स्रोत हैं वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और मोटर व्हीकल है। इसके बाद हम कार्बन मोनोऑक्साइड का आए और हमने बताया कि जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन जैसे टायर का जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलती है, जो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर हमने O3 ओजोन की चर्चा की। हमने इसमें ये बताया कि जब ओजोन गैस ओजोन परत वायु समताप मंडल में होती है तो यह सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है। यह एक लाभदायक प्रक्रिया है, और जब ओजोन गैस समताप मंडल के नीचे आ जाती है तो यह पॉल्यूशन पैदा करती है, क्लाइमेट चेंज पैदा करती है। फिर हमने CFC को समझा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, इसके स्रोत रेफ्रिजरेटर और AC को समझा। फिर हमने CH4 को समझा, मीथेन को, जो पशुओं की जुगाली, कचड़ों की सड़न और धान की खेती से पैदा होते हैं। फिर हम SF6 पर आए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड पर आए। मैंने इसमें बताया कि यह 3200 वर्ष तक वायुमंडल में रहती है। फिर हम PFC पर फ्लोरोकार्बन पर आए और फिर हमने अन्य कारणों की चर्चा की। अन्य कारणों में अर्बेनाइजेशन शहरीकरण को लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण को लिया। इन दोनों प्रक्रिया में वनों को काटा गया। जब वो वनों को काटा गया तो धरती पर असफाल्ट और कंक्रीट का जाल बिछाया गया, जिसके कारण की वायुमंडल तापमान में वृद्धि हुई। और फिर हमने जो अगला तीसरा अन्य कारणों में लिया, बढ़ती हुई गाड़ियां। आज हमारा उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है, हम गाड़ियां लेना चाहते हैं, अधिक से अधिक गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। ये गाड़ियों से ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, धूल के कण उत्सर्जित होते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। आज ये रिवाइज हुआ, आज हम यहीं तक। अब लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि सबके माइक खोल लें, या जो मैसेज के तहत बताना चाहें वो मैसेज के तहत बताएं, और अगला 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। ठीक है लक्ष्मण जी? जी सर। चलिए, विद्यार्थियों को सबसे मैं पहला क्वेश्चन जो पूछूंगा, इसके लिए विद्यार्थी तैयार रहें। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आना ही है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, जलवायु किसे कहते हैं? व्हाट इज क्लाइमेट? कोई भी विद्यार्थी बता सकता है। एक बार हमने पढ़ लिया है तो दूसरे बार हमने रिवीजन भी करा दिया है। सर 35 वर्ष का एवरेज होता है ना जी, किसका एवरेज होता है? स्टडी का, अध्ययन का, मौसम का। बहुत बढ़िया। 35 वर्षों के मौसम का जो औसत अध्ययन होता है उसे जलवायु कहते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक वाक्य बोल रहा हूँ, आपको ये बताना है कि यह सत्य है कि असत्य। ओके? क्लाइमेट चेंज इक्वल टू ग्लोबल वार्मिंग। असत्य। 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 बहुत बढ़िया। तो सत्य क्या है? Climate change is the part of global warming. वेरी गुड। क्लाइमेट चेंज के कई पार्ट्स हैं।
कई माध्यम से हम समझ सकते हैं, उसमें से 2-3 बताइए जो मैंने चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया। ग्लोबल कूलिंग, बहुत बढ़िया, ग्लोबल डाइनिंग, बहुत अच्छे, आगे बोलिए। ओशियन एसिडिफिकेशन, वेरी गुड, ग्लोबल वार्मिंग, वेरी गुड, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, बहुत बढ़िया, चेंज इन विंड पैटर्न बहुत और बढ़िया, चेंज इन अदर फैक्टर्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया आपने। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज के 2 कारण हैं, दोनों कारण वो कौन कौन से हैं, बता सकते हैं? प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं प्राकृतिक कारण पर। ग्लोबल जो चेंज जो हो रहा है उसके प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, बताइए। अब आप लोग कौन कौन से प्राकृतिक कारणों का जिक्र किया गया था? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, इसको समझाइए जरा। इसमें 2 प्रोसेस होती है, एपीहेलियन और पेरीहेलियन। तो एपीहेलियन में जो अर्थ और सन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो होता है, जिसमें हीट जो होती है वो कम होती है और उसके कारण टेम्परेचर भी कम रहता है। ठीक है। और पेरीहेलियन में जो अर्थ और सन का जो है वो मिनिमम डिस्टेंस बताया जाता है, जिससे हीट भी ज्यादा होती है और उसके कारण टेम्परेचर भी ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप नहीं बताइए, अब अगले व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। हाँ, प्राकृतिक कारणों पे हम बात कर रहे हैं जिसमें रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट को बता दिया गया है। अगले प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, बताइए। कोई भी व्यक्ति जो बताना चाहे। पवारा जी, आप बताइए। लक्ष्मण जी, क्या माइक बंद है क्या? चालू है सर। प्राकृतिक कारण कोई भी बताइए। ऑर्बिट रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, सही है, और बताइए। सर ये जो सोलार था उसका मुझे मतलब ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, मतलब उसमें एक्चुअल में होता क्या है। और उसके आगे ज्वालामुखी, जिसके कारण हाँ, 4 गैसेस रिलीज होती है, H2O, CO2 और सल्फर और नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया। और एक आध 2 कारण और बता सकते हैं? SWR, शॉर्ट वेव रेज और क्लाउड्स। क्लाउड्स में कौन सा क्लाउड टेम्परेचर को बढ़ाता है? हाई लेवल क्लाउड। ये कहाँ पर, किस स्थिति में स्थित होते हैं हाई लेवल क्लाउड्स, कितनी 6 ऊंचाई पर होते हैं? किलोमीटर के ऊपर। बहुत बढ़िया, चलिए। अगला है मानवीय कारण। मानवीय कारण कौन कौन से हैं? कोई भी सज्जन बताना चाहेगा मानवीय कारण कौन कौन से हैं? अगले बस 2-3 क्वेश्चन और पूछना है, इसके बाद। इंडस्ट्रियल। हाँ, इंडस्ट्रियल मानवीय कारण है, ठीक है, हो सकता है। हाँ, और बताइए। डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही, और बताइए। एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, बताइए मुझे।
कि एग्रीकल्चर कैसे मतलब जलवायु परिवर्तन में टेम्परेचर बढ़ाने में सहायक होता है, बताएं। आप सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं और जुताई करते हुए किसी सभी ने देखा होगा। और जब हम हल चलाते हैं तो मिट्टी को भुरभुरी होती है, तो आप लोगों को पता है मिट्टी में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हल चलता है तो CO2 बाहर निकलती है। जब CO2 बाहर निकलती है तो वह भी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। चलिए ठीक है। एक कारण और है मानवीय कारण में, जो पशुओं से संबंधित है। वो क्या करते हैं पशु? वो पशुपालन है। मीथेन गैस रिलीज करते हैं वो। वेरी गुड। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके स्रोत कौन कौन से हैं? CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, वो उसके स्रोत कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डिफोरेस्टेशन और मोटर। वेरी गुड, वेरी गुड। N2O एक ग्रीन हाउस गैस है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और मोटर व्हीकल। वेरी गुड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका स्रोत क्या है? ये UPSC के एग्जाम में पूछा भी गया है। जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक ऐसी गैस का नाम बताइए जो 32 साल तक वायुमंडल में रहती है। SF6। इसका फुल फॉर्म क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बहुत बढ़िया। एक ऐसी गैस है जो CO2 की तुलना में 28 गुना अधिक घातक है, उस गैस का नाम बताइए। मीथेन गैस। वेरी गुड। चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा। उम्मीद है कि आप अपनी राइटिंग में इसके नोट्स बना लेंगे। यदि आप अपनी राइटिंग में ना भी बना पाए तो कम से कम आप सिर्फ इतना कर लें कि जो ये मेरे नोट्स हैं उसको अपने हाथ से लिख लें। और आप सिंसियर होके, क्योंकि हर संडे को हमारा लेक्चर रहता है और सप्ताह में सिर्फ एक दिन, संडे के दिन आप मुझसे जुड़ें और आप और हम दोनों मिलके जो इंडियन पॉलिटी सिस्टम है उसको अच्छे से कवर करेंगे, इन्वायरमेंट को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो लक्ष्मण जी, अब समाप्त करें हम अपना आज का सेशन। जी सर। आज आपका 4 बजे सेशन है कि नहीं है? आज नहीं है सर। तो आज क्यों नहीं है सर? कुछ मतलब कुछ वजह होगी, मतलब ना होने की। हमारे लेक्चरर जरा अभी छुट्टी पे थे तो हो नहीं पा रहे लेक्चर। अच्छा, गाँव को। चलिए उम्मीद है कि जल्दी होंगे। जी जी और क्या होता है, कंटिन्यू रखेंगे तो सिलेबस खत्म होगा। जी जी। चलिए लक्ष्मण जी, इजाजत दीजिए आप मुझे। ओके और सर। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। ओके।